फरहान ने रईस को पकड़ा है, पकड़ के बांधा है, मारा है, उसके बाद उसको इतना मारा कि वहाँ पे उसकी जान निकल गई। वो भी पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो कानून को अपने हाथों में ले और खुद ही जज बन के जज़ा और सज़ा का फैसला कर दे। ये खातून और वो जो लड़का है रईस, ये इस खातून का भी कोई किरदार है उसमें। और इतना भयानक उसका चेहरा था, यकीन करें कि एक आंख उसकी निकल चुकी थी, उसने पहले आंख भी निकाली है, उसके नाजुक आज़ाद जो है उस पर भी मारा है। और आमना का राब्ता तो था, ये तो चीज़ साबित हो चुकी है कि डिलीवरी बॉय और आमना राब्ते में तो थे। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़याज़ रामी आप लोगों से मुखातिब है और आज मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ खुर्रम साहब, जो कि बड़े ही अहम केस के ऊपर इंटरव्यू भी करके आए हैं और बड़ा डीपली एक केस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट भी है कि एक डिलीवरी बॉय को, एक रईस नामी लड़के को ट्रैप करके बाद में मर्डर कर दिया गया। और कुछ लोगों का कहना है कि यह गैरत के नाम पर मर्डर किया गया है, जो कि मेन अक्यूज़ है फरहान और उसकी बीवी आमना। और अदर साइड अगर स्टोरी देखा जाए, जो कि विक्टिम के भाई हैं, डिसीज़ पर्सन के जो भाई हैं, उनका ये कहना है कि हमारे लड़के को ट्रैप करके ये सारा मामला किया गया है। ये असल कंट्रोवर्सी है क्या, ये असल स्टोरी है क्या, ये इंशाल्लाह बताने के लिए आज मेरे साथ खुर्रम साहब मौजूद हैं। इन्होंने दोनों पार्टीज़ को पर्सनली इंटरव्यूज़ भी किए और बड़ा डीपली इस केस को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खुर्रम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुर्रम भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप ये हमें थोड़ा इस केस के बारे में फैक्ट्स बताएं कि ये केस है क्या, और ये डिलीवरी बॉय जो है ये वहाँ पे इस्लामपुरा में आमना बीबी के घर क्या लेने गया, इसका उससे राब्ता किस तरह से हुआ और ये मर्डर तक बात किस तरह से पहुँची? देखिए जी, इसका जो मेन केस का जो मैं बताऊंगा ना, अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो इश्क का भूत डिलीवरी बॉय की जान ले गया। सही। इश्क का है, ये इश्क का एक चक्कर था। आज से 6 महीने पहले रईस, जो सबको पता है कि वो एक डिलीवरी बॉय है, MCN कंपनी है जिसमें वो जॉब करता है, 2 साल से कर रहा था। लेकिन ये सारा मामला हुआ 6 महीने से, जब ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए आमना ने उससे एक चीज़ मंगवाई तो फिर उसका राब्ता डिलीवरी बॉय के साथ हो गया। फिर डिलीवरी बॉय ज़्यादा अटैच हो गया। फिर डिलीवरी बॉय ने आमना का जितना भी फैमिली के लोग थे, अफराद थे, उनका बायोडाटा निकलवाना शुरू कर दिया। चक्कर क्या था कि डिलीवरी बॉय जो आमना की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, जो वो कहती है हर इंटरव्यू में भी वो कह रही है, इस वक्त मांगा थाने में वो कैद है, उसका शौहर हो या खुद आमना हो। लेकिन एक समझाने के लिए इंटरव्यू दिए जा रहे हैं कि मुआशरे में ये कितनी बड़ी बुराई चल रही है, कि किस तरह ऑनलाइन का ये फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन का ये चक्कर हुआ, जिसके चक्कर में झांसे में आकर किस तरह जो है वो 2 लोग जो है इश्क का एक चक्कर चला और उसका एंड क्या हुआ कि एक मौत वाक़या हो गई। इतना ख़तरनाक उसकी एंडिंग हुई है, जिसमें आमना ने फिर डिलीवरी बॉय से रब्ता किया। इनकी वीडियो वो तस्वीर भी लीक हो चुकी है जिसमें आमना डिलीवरी बॉय से बातचीत कर रही है, सबूत भी आ चुके हैं। रईस के 2 दोस्त हैं जिन्होंने ये तमाम वीडियो लीक आउट की है, क्योंकि रईस जो है वो अपना जो जितनी भी चीज़ें थी अपने दोस्तों को बताता था। जिस तरह आम फ्रेंड्स, आम लोग कुंवारे, जिस तरह हमारे मुआशरे का जो एक बड़ा ये घनौना ये मामला है कि लोग कुंवारे इस तरह की बातें करके बड़े खुश होते हैं कि यार वो कितनी लड़की फलाने घर में, हालांकि अपने घर में भी माएँ बहनें होती है। ये वो चक्कर था जिसके चक्कर में डिलीवरी बॉय आया, फिर जो है उसके साथ ये राब्ता हुआ और जिस तरह वो दोस्तों को उसने अपनी तमाम चीज़ें शेयर कर दी थी। लेकिन आमना का राब्ता तो था, ये तो चीज़ साबित हो चुकी है कि डिलीवरी बॉय और आमना राब्ते में तो थे, 6 माह से थे। आमना कहती है कि मुझे ये लड़का तंग करता था, मेरे पीछे पड़ चुका था और मुझे कहता था कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ, मैं जो है तुम्हारे घर वालों को भी मार सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे तुम चाहिए। आमना कहती है कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, तो क्यों इस तरह कर रहे हो। शुरू में मज़े ज़रूर लिए हैं, लेकिन आमना कहते हैं कि मेरा शौहर सख्त था, मैं उससे बात नहीं कर सकती थी। हमने सवाल पूछे कि तुम अपने शौहर को बताती है कि तुम्हें ये अननोन नंबर से तंग कर रहा था। फिर वो कहती है कि ये लड़का मुझे गंदी वीडियोस भेजता था, मुझे गंदे वाइट नोट्स भेजता था, चैट्स भेजता था, मुझे कहता था कि मेरे साथ बात करो वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा, ब्लैकमेल करता रहा था, थ्रेट करता रहा है। इवन के आखिरी टाइम तक उसने मुझे इतना तंग कर दिया था। जब शौहर को ये चीज़ें पता चली तो शौहर ने आमना से उसका मोबाइल ले लिया 8 दिन पहले,
और फिर आमना ने यह भी कहा था कि मैं अपना सिम चेंज करना चाहती हूँ अपने शोहर को, लेकिन शोहर ने कहा क्यों ज़रूरत है तुम्हें सिम चेंज करने की, मैं नंबर क्यों बदल रही हो तुम अपना। उसके बाद जब शोहर को पता चला, 8 दिन से ट्रैप करने के बाद इस हद तक आ चुका था कि फिर शोहर ने उससे कोई चीज़ मंगवाई है, वो डिलीवर करने गया है। उस रात उसके फरहान ने रईस को पकड़ा है, पकड़ के बांधा है, मारा है। उसके बाद उसको इतना मारा कि वहाँ पे उसकी जान निकल गई। उसके बाद जो आगे मामला खुला कि वो फरहान का ये कहना है, जब हमारी उससे बात हुई वो कहता था कि मैं परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं तो चाह रहा था कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा कि चलो इसको अकल आ जाए। और फिर इसका वीडियो बयान भी उसने लिया। उससे पूछा कि तुम कितने माह से रब्ता कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, कितनी लड़कियों से तुम्हारे चक्कर है। वो वीडियो बयान इस वक्त पूरी मीडिया पे वायरल है। उसके बाद जो है वो फरहान कहता है कि जब वो मर गया तो मैंने उसको एक बेडशीट में लपेटा है, गाड़ी में डाला है, चला गया इधर किनाल रोड पे नहर पे, मांगा आया, फिर एक जगह पे जाके पहले सोचा नहर में फेंक दो, फिर उसके जहन में पता नहीं क्या आया, गाड़ी में पेट्रोल पड़ा हुआ था, प्लाट में उसने उसको रईस को नीचे रखा, पेट्रोल छिड़का, आग लगा गई और वापस आ गया। और इतना अच्छा। भयानक उसका चेहरा था, यकीन करें कि एक आंख उसकी निकल चुकी थी। उसने पहले आंख भी निकाली है, उसके नाजुक आजाद जो है उस पर भी मारा है। पोस्टमार्टम ये तमाम चीजें वाज़ेह हो चुकी है, दांत तोड़ दिए उसके, ये सामने का चपड़ा टूटा हुआ था। अच्छा खुरम भाई, मेरा यहाँ से आपसे दूसरा सवाल ये है कि अब आपको क्या लगता है कि इस सारे मामले में जो रईस के घर वाले हैं वो कोई कंप्रोमाइज़ कर लेंगे या इसको कोई जज़ा सज़ा की तरफ मामला जाएगा? उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? क्या वो इस मुकदमे को परसू कर पाएंगे या कोई टेबल टॉक हो जाएगी? देखिए, घर वाले जो है वो रहते हैं फैसल टाउन, जो कि फ्लैट्स के बिल्कुल फैसल टाउन की जो मेन फ्लैट है उसके घर के पास वो रहाइश है। केस दर्ज हुआ मांगा में, फासला आप चेक कर लेंगे कितना बनता है, 25-30 किलोमीटर का। और ये जो रईस है ये 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा बहन भाई था, 5 बहनें हैं और 4 भाई है। ये सबसे छोटा होने की वजह से घर का लाडला भी था। और वालिदैन इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वो अपना खुद को संभालना उनको मुश्किल हो चुका है। वालिद को फालिज हुआ है पिछले साल, वालदा जो है अभी ये रिसेंटली तो पहले भी बीमार थी, ये सुनकर और ज़्यादा सदमे में चली गई है। वालिदैन तो बिल्कुल इस मामले पर नहीं आ सकते। बहनें रह गई, उनकी सब अपने अपने घरों में जा चुकी है, सबकी शादियाँ हो चुकी है। और वो आई हुई थी जिस वक्त हमारी उनसे बात हुई है। 4 भाई में अब 3 भाई रह गए हैं। एक भाई जो इंटरव्यू दे रहा था उसका ये कहना है कि यहाँ से मांगा जाने का इतना फासला है कि पुलिस वाले इतने चक्कर लगाते हैं तो मैं इतना पेट्रोल लग जाता है। आप ये अंदाज़ा करके पेट्रोल का उनको इस वक्त इतना मसला चल रहा है। वो मिडिल क्लास फैमिली है, इस मामले में या तो कोई स्ट्रॉन्ग बड़ी शख्सियत उनके साथ खड़ी हो जाए जो इस मामले को परसू भी करे, देखे भी, पैसे भी लगाएं और जो मुजरिमों को इबरतनाक उनको सज़ा भी दिलवाई जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ हमारी आमना से और उसके शोहर से बात होती है वो स्ट्रॉन्ग है, रिच है, पैसे भी लगा रहे हैं। और हर इंटरव्यू में आमना के, फरहान के आप देखें कपड़े भी चेंज है, नहा धोकर साफ सुथरे होकर वो बिल्कुल ऐसे इंटरव्यू दे रहे होते हैं जैसे उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेना, हमने उनका इंटरव्यू नहीं लेना। और आमना जिस तरह रिलैक्स होकर एक कहानी बयान करती है, जो खवातीन के डाइजेस्ट में कहानी नहीं हम सुनते थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक आपसे और खुरम भाई सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ये खातून और वो जो लड़का रईस, ये इस खातून का भी कोई किरदार है उसमें? बिल्कुल डेफिनेटली जी, अगर उसकी तरफ से पहल ना होती तो ये रईस जो है इतना पीछे ना पड़ता। अगर वो शुरू से सख्ती कर लेती, अपने शोहर को बता देती, अपनी वालदा को बता देती, सास को बता देती, ससुर को बता देती, किसी को तो बता देती। लेकिन जब उसने शुरू में तो बड़े मज़े, ये कहा जा रहा है जितने भी हमारे जर्नलिस्ट है उसकी बातों से लगता है कि आमना के वो इसके साथ इन्वॉल्व रही है। जब मामला इस हद तक नहर तक चला गया और ख़राब होना शुरू हो गया, शोहर को पता चल गया, तो फिर आमना जो उससे पीछे हुई हैं, लेकिन वो लड़का पीछे ना हो सका और अपनी जान गंवा बैठा। देखिए, बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपका। जैसे इस केस में आगे फर्दर प्रोग्रेस होगी मैं आपसे डिस्कशन करता रहूँगा। बिल्कुल, FIR भी दर्ज हुई है और सख्त 302 की FIR है, इक़दाम कत्ल की FIR भी दर्ज हुई है। वो आप बेहतर समझते हैं। मैं यही कहूँगा, देखें अगर कोई ऐसा इंसिडेंट भी था तो किसी शख्स को भी पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो कानून को अपने हाथों में ले और खुद ही जज बन के जज़ा और सज़ा का फैसला कर दे। तो इसमें इन तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेना चाहिए। और ये जो खातून है आमना, इसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके इसकी भी इंटेरोगेशन होनी चाहिए। बहरहाल जी, एक 24 घंटों में पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और उस फरहान को और आमना को पकड़ा है। ये बड़ा खराज तहसीन है पुलिस को भी कि उन्होंने इतने जल्दी जो है इस मुजरिम को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दे कि जो ये मर्डर हुआ था, जो ये बंदा मरा है ना, इसके पीछे कहानी क्या थी, ये लोग थे।
देखें जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इनके घर में जहाँ पे मर्डर हुआ है, इनकी गाड़ी, इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जी जी। वो सारे वहाँ से फोरेंसिक लैब के लिए शवाहद भी इकट्ठे करने चाहिए और आला कत्ल भी इनसे बरामद करना चाहिए कि जिससे आंखें निकाली गई हैं, जिस डंडे से सर पे मारा गया है, जिस चीज़ से आग लगाई गई है, ये सारी चीज़ें इनसे रिकवर करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए था और इन मुल्ज़मान को जो है वो मामला जज़ा सज़ा तक पहुँचना चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत ही, आप कह लें कि घिनौना अमल है। इसमें मैं तो यही समझता हूँ कि मेरी नज़र में तो ये खातून और ये मरहूम जो लड़का था रईस, ये दोनों गुनहगार हैं। अभी तक सज़ा एक को मिली है और कानून किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि वो कानून अपने हाथों में ले। गैरत के नाम पर फरहान कहता मैंने कत्ल किया है, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, ऐसी बात दोनों होते। नहीं, ऐसी बात नहीं। गैरत का अगर नाम पे कत्ल किया है तो फिर दोनों को सजा होनी चाहिए थी या दोनों को मर्डर कर देता। ऐसा नहीं है, इसमें ये अदालत डिसाइड करेगी कि ये क्या है, लेकिन बज़ाहिर मुझे जो लग रहा है ये प्री प्लान एक मर्डर है। और जिस तरह से उसने पेट्रोल भी गाड़ी में रखा हुआ था, उसके साथ पूरा एक गैंग था, फरहान के साथ वो लोग थे, क्योंकि अकेले बंदे का ये काम नहीं है। देखें जिस हद तक तशद्दुद हुआ है, जिस तरह की इंजरीज आई हैं, जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट बताया, मैंने वो तो सीट देखी, आंख निकली हुई थी, पूरा जिस्म 90% तो जल चुका था, दांत टूटे हुए थे, कान काटा हुआ था, इतना जुल्म, उसके जो नाजुक अज़ा थे वो काटे हुए थे, उन पर मारा हुआ था, तशद्दुद किया हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ऐसे हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल को मुझे नहीं लगता कि स्पेयर करना चाहिए। वो कल कलाम को किसी और के लिए भी खतरे का बायस बन सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि इसको 302 के तहत और दीगर सेक्शन भी इसमें ऐड होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मर्डर हैं वो पूरी सोसाइटी में खौफ और हरास फैलाते हैं और इसको सख्त से सख्त डेटरेंट थ्योरी अप्लाई करते हुए सजा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपका। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।